आदाब, जय महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। नाजरीन, वक्फ तरमीमी बिल पर ईमेल और दरख्वास्त भेजने में तारीख में तौसीक कर दी गई है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में JPC तक अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। तरमीमी बिल के खिलाफ आज रात तक ईमेल आप भेज सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो QR कोड आया है, इसे सिर्फ स्कैन करें और मेल JPC को भेज दें। जो आपकी तरफ से बिल के खिलाफ एक दरख्वास्त होगी, यही कोशिश हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत बन सकती है। इसलिए मेल भेजने में ज़रा भी ताख़िर न करें। आज रात 12 बजे तक का ये वक्त है। और भाई, रुख करते हैं हेडलाइंस का। NCP शरद चंद्र पवार पार्टी के सदर शरद पवार ने धुले जिला के छिंदखेड़ा में किसानों के इजलास से किया खिताब। मुंबई में हिट एंड रन के एक और वाकये में एक नौजवान की मौत, 2 अफराद जख्मी। पुलिस कर रही है मुलजिम की तलाश। मुंबई से दोहा जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट अचानक मनसूख होने से मुसाफिरों को करना पड़ा मुश्किलात का सामना। भीड़ में मराठवाड़ा के उलमा, सियासी और समाजी रहनुमाओं की एक मीटिंग का इनेकाद। 23 सितंबर को मुंबई चलो रैली पर हुई बात। और अब खबरें तफसील से। NCP शरद चंद्र पवार पार्टी के सदर शरद पवार ने धुले जिले के छिंदखेड़ा में किसानों की मीटिंग की। इस मीटिंग से खिताब करते हुए शरद पवार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत रियासत के अजीम इत्तेहाद के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। शरद पवार ने कहा कि जब वो वज़ीर ज़राअत थे तो हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 2 गेहूँ बरामद कुंदा मुल्क बन गया था। शरद पवार ने मजीद कहा कि उस वक्त उन्होंने मुल्क के किसानों के 71,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ कर दिए थे। मुंबई में हिट एंड रन के एक और वाक़ये में एक नौजवान की मौत हो गई है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मुंबई के वेमसर इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां तेज़ रफ्तार कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई। इस वाक़ये में एक नौजवान की मौत हो गई और 2 अफराद जख्मी हो गए। वेमसर पुलिस नामालूम कार ड्राइवर की शनाख्त के लिए जाए हादसा और आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज को स्कैन कर रही है और उसकी तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब करण राजपूत अपने दोस्तों आदित्य वेलनकर और पीयूष शुक्ला के साथ वेसर गए थे। शुक्ला अपने 2 व्हीलर पर थे, जबकि आदित्य और करण एक बाइक पर थे। आदित्य बाइक के पीछे बैठा था। वेसर पुलिस ने BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम कार ड्राइवर की तलाश जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब मुंबई से दोहा जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की फ़्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया। टेक ऑफ सुबह 3:55 पर होना था। मुसाफिरों को तैयारे में सवार होने के बाद तकरीबन 4 घंटे तक इंतज़ार करने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद मुसाफिरों को जहाज़ से बाहर निकाल कर इमिग्रेशन वेटिंग एरिया में बिठाया गया था, जिस पर मुसाफिरीन ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। तकरीबन 250 से 300 मुसाफिरों की मुश्किलात पेश आई। इंडिगो के तर्जमान ने तस्दीक की कि फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार हुई और फिर तकनीकी वजह पर परवाज़ मनसूख कर दी गई। इंडिगो ने इस परेशानी के लिए मुसाफिरीन से माजरत की है। आपसे फोन किए हुए भी उसको 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। जब वो 1 घंटा हो गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ 23 सितंबर को चलो मुंबई रैली निकाली जा रही है। इसकी तैयारी के लिए आज भीड़ में मराठवाड़ा के उलमा, सियासी और समाजी रहनुमाओं की एक मीटिंग का इनेकाद किया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील मेहमान खुसूसी थे।
देखिए, हम महाराष्ट्र सरकार को नींद से जगा रहे हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये देश जो है, ये राज्य जो है, ये संविधान के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से चलेगा, किसी की गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है करके हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाएं देखी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं इस राज्य के अंदर कुछ माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। वरना मुख्यमंत्री जो है वो सभी के मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए हैं और कोई भी आकर खुलेआम धमकी दे रहा है, मारने पीटने की बात कर रहा है, हमारे मजहब, हमारे नबी के खिलाफ किस तरीके से बातें की जा रही है, तो हम सरकार को यही कहना चाह रहे हैं, अगर कानून है तो कानून की अमल बजावनी करिएगा करके। जालना के एमपी डॉक्टर कल्याण काले ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सख्ती से खड़ी होगी। डॉक्टर कल्याण काले ने रजा एकेडमी के दफ्तर पहुंचकर मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर कल्याण ने कहा कि वो पार्टी आलाकमान से मुतालबा करेंगे कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में जालना हल्के से एक मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। अभी नाराज़गी ऐसी थी कि पूरे समाज का मसला था और बड़ी उम्मीद से जो है तो पूरे समाज ने उनको मदद किया है। तो मुस्लिम मसाइल जहाँ पर भी होते हैं उनको मुस्लिम समाज के लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं अवेलेबल नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए आज वो यहाँ पर आए, उनके सामने मुस्लिम समाज के चंद मसाइल रखे गए, जिसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, हेट स्पीच, उसके ताल्लुक से इनकी क्या भूमिका है उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। आने वाला विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिम समाज डिमांड कर रहा है कि हमको सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी से मुसलमान को उम्मीदवारी दी जाए, तो उनकी क्या भूमिका इसमें रहेगी वो उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने वादा किया है कि मैं सिफारिश करूंगा, उन्हीं उम्मीद है उनसे कि वो सिफारिश करेंगे। नाही, मला जमील मौलाना नाराज आहे याच्यासाठी इथं बोलवलंच नव्हतं आणि जमील मौलाना माझ्यावर नाराज बी नाही, कारण जमील मौलानाच्या घरी मी निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान येऊन गेलो, त्याच्यानंतरही एकदा आलो, परंतु त्यांची माझी भेट झाली नाही। मग त्याच्यानंतर आम्ही त्यांची जी एक शाळा आहे तिकडे जाऊन आलो, कुठे मजरेवाडीला मदरसा, आणि इथे जाऊन आलो। त्याच्यामुळे त्यांची नाराजी असं आत्ता पण त्यांनी कधी जतवलं नाही। त्यांनी काही सूचना केल्या मला, त्या सूचना ऐकून घेण्यासाठी मला बोलवलं होतं आणि त्या सूचनाचं निराकरण मी केलं आहे। आणि काही अडचणी असल्या त्यांच्या अजूनही, तर त्या भविष्यात आपल्या वरच्या जे काही वरिष्ठ आहे आमचे त्यांना कळून त्याप्रमाणे सोडूया। अकोला में कांग्रेस ने बीजेपी दिल्ली के साबिक एमएलए प्रवीण सिंह की तरफ से राहुल गांधी पर हमले की धमकी के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर साजिद खान पठान ने प्रवीण सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर एहतजाजियों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के माजी आमदार प्रवीण सिंह ने जो राहुल गांधी जी के ऊपर हमले की बात की है, उनको जान से मारने की बात की है। एक बात बार बार नजर में आ रही है कि भाजपा का माजी आमदार हो या आजी आमदार हो, वो हमेशा जनता को कभी धौंस देता है, कभी विपक्ष के नेता को धौंस देता है। तो ये अमित शाह जो गृह मंत्री है पूरे देश के, ये गृह मंत्री ये कैसा अपना पदभार संभाल रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे उनके एक समुदाय को वो धौंस देता है कि उनको घुस घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ उनका माजी आमदार इस देश के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी को धौंस देते हैं कि हम उनको जान से मारेंगे। तो ये देश के अंदर ये तानाशाही कब तक चलेंगी, इसका कब तक अंत होगा, उसको लेकर यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों ने निषेध प्रदर्शन किया। और ये हमारा आंदोलन उन मगरूर सत्ताधारियों के खिलाफ में है कि जनता देख रही है। रायपुर में ताज ग्रुप की जानिब से खून के अतिये का एहतमाम किया गया। ईद मिलाद के पेश नज़र ये कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने खून का अतिया दिया। सोशल ग्रुप की जानिब से
जैसे ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज यहाँ पर ताज कंपाउंड में रक्तदान शिविर रखा गया है। इस कार्यक्रम में तमाम धर्म के पक्ष के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए थे और ताज सोशल ग्रुप के सभी जो हमारे पदाधिकारी और हमारे प्यारे नबी को मानने वाले सभी उनकी उम्मती और सभी मुस्लिम समाज के दूसरे समाज के हर धर्म के लोग यहाँ पर आए, ब्लड डोनेशन दिया। मैं तमाम डोनरों का ताज ग्रुप की जानब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है ऐसी पूरे शहर में जिले में ताज सोशल ग्रुप को प्यार करने वाले प्रेम करने वाले तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे और इंशाल्लाह ताज सोशल ग्रुप जो काम है मरते दम तक हम समाज सेवा खिदमत में काम करते रहेंगे। और फिर से एक बार तमाम हमारे डोनरों का कार्यकर्ताओं का जिन जिन लोगों ने हमारे साथियों ने जो मेहनत की सभी लोगों को ईद मिलादुन्नबी और हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई के उर्स की मुनासिबत से दरगाह अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर मिलाद कमेटी के सदर परवेज़ अली ने कहा कि 16 तारीख को ईद मिलाद और 19 तारीख को जुलूस मोहम्मदी और उर्स का बड़े पैमाने पर इनकाद किया जाएगा। हम जिस शहर में रहते हैं देगलूर शहर, ये अमन और शांति का शहर माना जाता है और यहाँ पर आराम फरमा जो हज़रत है, जो शख्सियत है सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इनके साए में ये शहर में अमन शांति कायम है। तो ख़ास बात ये हमारे शहर की जो खुशकिस्मती है वो ये है कि सरकार का जो उर्स आता है वो सरकार के मिलाद के मौके पर ही आता है। यानी कि 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी होती है और 15 रबीउल अव्वल को देगलूर शहर के बादशाह सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। तो दोनों मिलाकर धनगर बरादरी रियासत में ओबीसी के तहत रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही है। पिछले कई दिनों से ये मुतालबा किया जा रहा है। ताहम इस तबके से जुड़े लीडरों का कहना है कि मरकजी और रियासती हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जो है आंदोलन करने वाले उनके घर के सामने हम ढोल बजाकर हमारा जो पारंपरिक ढोल है उनका वो बजाकर हमने आरक्षण की मांग को लेकर उनका जो ध्यान है हमारे तरफ आना, इसलिए हम सभी धनगर समाज के जो पदाधिकारी हैं सब मिलकर यहाँ दक्षिण सोलापुर के विधानसभा के विद्यमान आमदार जो सुभाष देशमुख है, जो हमारे चुनाव में हमारे मत को हमारे जो कम्युनिटी का मत है उसके ऊपर निवड़ कर आते हैं, परंतु हमारे समाज को कोई ध्यान से देखता नहीं। और आरक्षण का जो जुमला है मोदी फडणवीस जो भाजपा के जो है उन्होंने हमेशा हमें आरक्षण का जो है वो आरक्षण के मांग को लेकर दुर्लक्ष्य किया है। इसलिए हम यहाँ से पूरे महाराष्ट्र में पूरे जो विधानसभा सदस्य है, पूरे खासदार है, उनके घर के सामने ऐसा ही ढोल बजाकर हम हमारे शोलापुर के ITI ट्रेनिंग सेंटर में मुबैना तौर पर गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की भर्ती के मामले पर आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी लीडरों का कहना है कि ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा के तजुर्बे की कमी की वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि इस बारे में आला हुक्काम को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले महीने के 12 तारीख से आम आदमी पार्टी की तरफ से ITI कॉलेज के बाहर बेमुद्दत धरने आंदोलन शुरू है। इसके पीछे की बेहद जरूरी वजह यह है कि ITI कॉलेज में पिछले कई सालों से जो मशीन्स थे वो बंद थे। जितने भी शिक्षक थे, जितने भी टीचर्स थे, वो खुद उस ट्रेड में किसी भी जानकारी के सिवाय उनको यहाँ पे भर्ती किया गया। उनको खुद को उस ट्रेड के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो लेने को नहीं आते। ऐसे कई सारी जो जरूरी समस्याएं थे वो ITI में कई सालों से प्रलंबित थे। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू किया। उसमें हमें कई मात्रा में यश जरूर मिला है, लेकिन अभी भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी प्रलंबित है। तो उसमें से जो मशीन्स थे उनमें से कई सारे मशीन्स दुरुस्त किए गए ऐसे हमें माहिती मिली है। तो मगर जो शिक्षक थे जिनको यहाँ पे भर्ती किया गया उनको किसी भी ट्रेड का नॉलेज ना होते हुए भी उनको यहाँ पे नौकरी पे रखा गया। बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया गया। तो इस मिल्लत जूनियर कॉलेज जलगांव में हिंदी दिवस मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज 12वीं जमात की तालिबा हलीमा कौसर की तिलावत से हुआ।
आयशा बानो ने हिंदी में तर्जुमा पेश किया। मेहमान खुसूसी वसीम हमीद सर हिंदी से मराठी का रिश्ता और उन ज़बानों की अहमियत, मुल्क कौम को जोड़ने में इनका किरदार, उन तमाम मौज़ूआत का अहाता करते हुए कहा कि हमें हर ज़बान का एहतराम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि ईडी और सीबीआई की वजह से अखिलेश यादव मुसलमानों का मसला भरपूर तरीके से नहीं उठा पा रहे थे। अबू आसिम आज़मी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आइंदा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 12 सीटों का मुतालबा करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं अबू आसिम साहब, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या पूरी भारत में एक पहचाने हुए नेता हैं। अब पुणे में आए हुए हैं, आपका खैर मकदम है साहब। और कुछ सवालात हैं आवाम के जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी यूपी में एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, महाराष्ट्र में आप उसको पूरी तरह इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए, जबकि जिम्मेदारी आपके ऊपर थी? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अभी तक जो है ना ये है स्टेट की, राज्य की पार्टी थी। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं, वो यूपी में क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? खड़ा किया उन्होंने। बहुत बड़ी बहन जी हमारी दीदी जो हैं नेता हैं देश की, ये महाराष्ट्र में कितनी सीट उनके पास है? नीतीश कुमार की पार्टी भी महाराष्ट्र में है, कितनी सीट उनके पास है? तो मैं समझता हूँ कि इन सारी पार्टियों में मिलाकर समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी जो घर घर तक जा चुकी, पहुँच चुकी है। ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी में लोग ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। हम जिसको लाते हैं ना, हम कोई मराठी भाई को लाते हैं, मजबूत करते हैं, तो जो दूसरी पार्टियां उनको तोड़ लेती हैं। आजकल के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। वो कार्यकर्ता आइडियोलॉजी पर नहीं बल्कि पैसे और पद के ऊपर काम करते हैं, इसलिए पार्टी नहीं बढ़ रही है। MIM जैसी पार्टी यहाँ पर अपना पैर जमा रही है। आप भी एक मुस्लिम फेस थे यहाँ के, क्या दिक्कतें हैं जो पूरी तरह से इस्टेब्लिश, या इस बार इलेक्शन में कितनी सीटें उम्मीद है आपको कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़े होंगे? देखिए, ऐसा है कि हम वहीं इलेक्शन लड़ते हैं जहाँ हमें लगता है कि हम जीत सकते हैं। हम ज़बरदस्ती कैंडिडेट खड़ा करके 500, 1000, 2000 वोट लेकर के उन पार्टियों को जिनके खिलाफ लोग, जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं जो नफरत पैदा करते हैं, उनको जिताना नहीं चाहते हैं। हम वहीं लड़ेंगे चाहे हमारी पार्टी बने या ना बढ़े। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है, सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है कि इलेक्शन लड़े खाली। हमारी ताकत बने, हम लड़ेंगे, हमको एक सीट चुन के आवे या नहीं आवे, लेकिन हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। इसलिए हम जो है हम वहीं लड़ाते हैं जहाँ पे हमारी संख्या अच्छी हो, जो हमको वोट देते हो लोग। कुछ डिमांड्स है इंडिया ब्लॉक से कि समाजवादी पार्टी को कुछ टिकट सीट मिल जाए यहाँ? देखिए, ऐसा है ना कि हम यूपी में देने वाले थे, वहाँ हमसे मांग रहे थे, हम सीटें दे रहे थे। हम यहाँ लेने वाले हैं। हमने डिमांड कितनी 12 सीटों को डिमांड किया हमने, लेकिन हमारी ज़िद नहीं है। हम 12 सीटें डिमांड करेंगे, बैठेंगे, लेकिन हमारी ज़िद ये है कि देश बड़ा होना चाहिए, पार्टी बड़ी नहीं होना चाहिए। मैं तमाम इंडिया अलायंस, महाराष्ट्र महाविकास अलायंस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि पार्टी बाद में बढ़ेगी, सबसे पहले देश को बढ़ाना है। देश के संविधान को, देश की जो आत्मा है, देश की जो सेकुलर, उसको बचाना है। ये थे अबू आसिम साहब जिन्होंने अपनी बातें रखी और यहाँ से लेकर यूपी तक की पॉलिटिक्स के बारे में अपनी राय का इजहार किया। लेकिन सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन एक मुस्लिम जो तबका के अंदर जो तशवीश है, जो फ़िक्र है कि उसको नुमाइंदगी कब मिलेगी, और उसका वो इंतज़ार कर रहा है। मैं साहिद खान, मुंसिफ टीवी, पुणे। मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नदवी ने वक्फ तरमीमी बिल पर तबसरा करते हुए कहा कि खुश आइंद बात यह है कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वक्फ बिल पर अपनी मुखालफत का इजहार किया और पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी तक अपनी तजावीज़ रवाना की। उन्होंने कहा कि अब तजवीज़ रवाना करने के वक्त में तोसी हुई है और जिन लोगों ने अब तक अपनी तजावीज़ नहीं भेजी है वो ज़रूर आज रात 12 बजे तक रवाना करें। मौके को गनीमत जानते हुए हम तमाम लोगों के लिए जो एतराज़ात दाखिल करने की जो तारीख़ थी वो 13 सितंबर आखिरी तारीख़ थी, लेकिन अल्लाह का करना कि 2 दिन का मज़ीद वक्त हमें मैसर आया है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे तमाम ही लोगों ने अपने एतराज़ात दाखिल करने की पूरी कोशिशें की हैं और इसका इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो वक्त हमारे हाथ आया है, या कहना चाहिए कि हमारे हाथ लगा है, तो हम उससे भी फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैं उन तमाम हजरात से ये मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि जो लोग अपने एतराज़ात दाखिल करने से रह गए हैं या चूक गए हैं या
कोई रुकावट उनको पेश आ गई थी, उन तमाम चीज़ों की वजह से अब उन्हें मौका मैसर आया है कि वो यानी 14 और 15 की शाम तक वो अपने एतराज़ात को दाखिल करें। इसका जो भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिस कार खैर के सिलसिले में हम अपनी राय को जाहिर कर रहे हैं और हुकूमत के तई अपने नाराज़गी का जो इजहार कर रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ देने के लिए वक्त बहुत कम है। अगर आप अपनी तजावीज़ रवाना करना चाहते हैं तो देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तजावीज़ के लिए वक्त बहुत कम है। मुसलमानों जागो। इसीलिए कि मुसलमानों का बाबरी मस्जिद का ज़ख्म अभी मुंदमिल नहीं हुआ था कि मुसलमानों से वक्फ अमलाक छीनने की तैयारी है। जहां वक्फ अमलाक मुसलमानों की मदद का एक अहम ज़रिया है, अब वो भी खटक रहा है, क्योंकि रेलवे और महकमे दिफा के बाद वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है और वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसने अपनी जायदादें वक्फ फी सबीलिल्लाह की हैं, वो भी इसे वापस नहीं ले सकता और ना ही मंशाए वक्फ को तब्दील किया जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई दूसरा इसमें अपनी मंशा के मुताबिक फैसला कैसे कर सकता है। इस कानून और बिल को समझने और जानकारी रखने वालों का कहना है कि मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने की तैयारी है। कहने का मकसद यह है कि आपके बुजुर्गों ने जो बहुत कुछ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए छोड़ा है, इस पर पहले ही हुकूमतें भी काबिज़ हैं और गैरों के अलावा अपनों ने भी काफ़ी लूटा है। मुल्क के मुस्लिम दानिशवरान और सियासी लीडरान के मुताबिक अब वक्फ जायदादों पर हुकूमत की नीयत ख़राब है, क्योंकि ऐसा बिल दीगर मज़ाहिब के मानने वालों जैसे हिंदू इंडोमेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक और ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। क्यों? अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और मदारिस इस्लामिया की जायदादों को बचाया जाए, वरना इसके नुकसानात उठाने के लिए तैयार रहें। इसे अब बचाने का वक्त है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को इस सिलसिले में आम मुसलमान अपनी तजावीज़ भेज सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको मेल करना है, इंग्लिश या हिंदी में अपनी तजवीज़ रवाना करनी है और बताएं कि हम इस वक्फ बिल में किसी भी तरह की तरमीम के ख़िलाफ़ हैं जो मुसलमानों और वक्फ को नुकसान पहुंचाती है। और मेल ID नोट करें, jpcwaqf@sansad.nic.in। मेल तक पहुंचने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपकी गफलत नस्लों को नुकसान पहुंचा सकती है। जय हिंद।